व्यूवर्स, आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 23 अप्रैल है। जयंती विशेष में आज अपन पढ़ेंगे पंडिता रमाबाई सरस्वती। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी हम लोगों ने अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, तो हमने ये हमारा उद्देश्य ही था भारत का, इसको बनाने का उद्देश्य कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करें, जिन्हें कि भारतीय इतिहास भूलता जा रहा है। और दूसरी तरफ यदि अपन बात करें, स्त्री विमर्श 19वीं शताब्दी से चर्चा में बना हुआ है। लैंगिक भेदभाव, सेक्स, जेंडर, स्टीरियोटाइप, आप कुछ भी कहिए, आज भी संपूर्ण विश्व इन विषयों पर उलझा हुआ है। मैं बताना चाहूँगी कि भारत की प्रथम नारीवादी महिला पंडिता रमाबाई सरस्वती। परंतु यदि अपन इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखें तो इनके पिताजी अनंत शास्त्री ने अपनी पत्नी को उन दिनों पढ़ाया और समाज से विरोध लिया और अपनी पत्नी को संस्कृत विषय का अध्ययन करवाया। समाज ने बहुत विरोध किया। जैसा कि इनका जन्म हुआ है कर्नाटक में, इनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा अनंत शास्त्री जी को, और ये जगह जगह देशाटन से, कथावाचन के माध्यम से अपना परिवार का पोषण करने लगे। और कर्नाटक के जंगल की तरफ इनका उस समय रहना हुआ है, तब इन पुत्री का जन्म होता है। तो इस बच्चे की वैचारिक पृष्ठभूमि ही देखी जाए, जिसके पिता ने तत्कालीन समय में समाज से विरोध लिया और अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को पढ़ाया। तब लोगों ने उनका उपहास करते हुए कहा था, आज अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं, कल ये मुर्गियों को संस्कृत पढ़ाएंगे। तो उन्होंने उन दिनों ये लोगों का उपहास झेला था। अब यही जो पृष्ठभूमि है, और बच्चों मैंने इनका जो एक वीडियो बनाया था इनकी डेथ एनिवर्सरी पर, उसे भी आप देखिएगा, उसमें भी इनके बैकग्राउंड के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है। तो जब ये जो रमाबाई का जन्म होता है 23 अप्रैल 1858 को, तो इनकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है परिवार की वो, और 1857 की क्रांति का जो भारत में माहौल बना होगा वो, ये सब बातें रमाबाई पर प्रभावित करती है रमाबाई को, तभी ये विकल विद्रोहिणी हो रही हैं। इनके पिताजी ने इनको भी संस्कृत का ज्ञान कराया, सभी ग्रंथों का इन्हें ज्ञान हुआ, परंतु इनको ऐसा लगा कि हमको वेद ऋचाओं का ज्ञान तो नहीं कराया गया। और ऐसा क्यों? अब बस यहीं से ये स्टीरियोटाइप शुरू होता है, जेंडर वाइज जो भेदभाव है वो शुरू होता है। क्योंकि मतलब परंपरा ये कही गई कि स्त्रियों को, लड़कियों को संस्कृत का ज्ञान नहीं होना चाहिए। और वो ये भी मतलब मैं भी कभी सोचती हूँ, ये विडंबना ही है कि ऋचाओं की अनुगूंज यदि देखें तो महिला को बहुत श्रेष्ठ माना गया है, और यदि साधारण बोलचाल की भाषा में देखिए तो उसे अबला कह दिया जाता है। तो इन सब बातों का विरोध रमाबाई द्वारा किया गया। उन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया, और कहा जाता है चूँकि उनके पिताजी ने उन्हें संस्कृत में सभी जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन कराया था, वेदों को छोड़ करके उन्होंने बाद में वेद पढ़ा है उन्होंने, और विरोध शुरू किया है। तभी आप इनको अभी पढ़ेंगे अपन कि उन्हें पंडिता कैसे कहा गया, सरस्वती कैसे कहा गया। तो उन्होंने जैसे जैसे उन्हें संस्कृत का ज्ञान हो गया, अन्य विषयों में 7 भाषाओं का उनको ज्ञान था, तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि स्त्री अपने स्त्री रूप में कभी भी मोक्ष तो वो पा ही नहीं सकती। तो उनको ये भी बड़ा वो लगता था। तो उन्होंने
बाद में अपना जन्म स्थल छोड़ा और उनकी कर्म भूमि कलकत्ता बनती है। और वहाँ पर कहा जाता है कि पुरुषों से भरे हुए समाज में एक आयोजन होता है। वहाँ पर इन्होंने कई ग्रंथों के बारे में इन्होंने बताया और पुरुषों द्वारा इनका उपहास भी किया गया कि संस्कृत का वाचन तो कोई भी कर सकता है, क्या आप अर्थ सहित बता सकती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं अर्थ सहित भी बता सकती हूँ। उनका ये सब अर्थ सहित बताना, संस्कृत के श्लोकों का अर्थ सहित बताना, उनका वहाँ पर जो बैठे थे सभा में केशव चंद्र सेन को तो उन्होंने अपना गुरु ही माना था। उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में इनको, कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात है, कि इनको पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी गई। वहाँ किसी ने कहा कि आप तो जब उन्होंने सरस्वती की उपाधि मिली तो उन्होंने कहा आपको तो सरस्वती है, सरस्वती विराजमान है आप में। तो उन्होंने उतनी ही विनम्रता से कहा कि मैं सरस्वती नहीं, ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप मुझे सरस्वती कह रहे हैं, मैं तो उनकी एक सहायिका ही हूँ, आप मुझे उनकी सहायिका ही मान लीजिए, ये उनका कहा गया। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि विरोध स्वरूप भारत में लैंगिक भेदभाव, ये जो असमानता थी, उससे उनका विरोध स्वरूप उन्होंने क्या किया कि जो विवाह किया है वो भी उन्होंने कोर्ट मैरिज की और अपने, क्योंकि वो तो ब्राह्मण समाज की थी, परंतु उन्होंने गैर ब्राह्मण लड़के से शादी करी। और उसके बाद उन्होंने 1883 में उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया और अपना नाम वो रख लेती हैं मैरी रामा। उसके बाद ये है ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आयोग बनाया जा रहा था, शिक्षा का आयोग रिपन द्वारा बनाया जाता। लॉर्ड रिपन की नीतियाँ आप जानते हैं, उन्होंने कई सुधार संबंधी कार्य किए हैं। तो उस समय एक शिक्षा के आयोग बनाया जा रहा था। उस समय बड़े गौरव की बात है कि पंडिता रमाबाई ने सुझाव दिए और उन्होंने सुझाव में कई तरह से उन्होंने फेस टू फेस बात की थी आयोग के सदस्यों से। और उन्होंने कहा कि भारत में तो यह है कि पहली बात तो लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता, सबसे बड़ी बाधा तो यह है। दूसरी बात, जब वो बीमार हो जाती है तो महिला लेडी डॉक्टर ही उनको चेकअप करेगी, बाकी वो कोई चेकअप ही नहीं। तो आप बताइए तब की बात और आज की बात क्या अंतर आया है। कई घरों में आज भी होता है यदि जेंट्स डॉक्टर हैं तो उनके पास दिखाना अवॉइड किया जाता है। तो उन्होंने तो पहली बात आयोग को ये बताई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि स्कूल में यदि हॉस्टल है कुछ है तो वो जो निरीक्षक होते हैं, महिला निरीक्षक की नियुक्ति करनी चाहिए। महिला डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर भी, मतलब लड़कियों को डॉक्टर की पढ़ाई होनी चाहिए ताकि महिला डॉक्टर बन सके। इनका जो सुझाव था महारानी विक्टोरिया तक पहुंचा। लेडी डफरिन, जो लॉर्ड डफरिन की वाइफ थी, 1884 से 1888 की बात है, उनकी ये बात महारानी विक्टोरिया तक पहुंची। उनके सुझाव को माना गया कि ये बहुत सकारात्मक आपके सुझाव हैं। तो उनके इन्हीं सब प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1919 में उनको केसरे हिंद की उपाधि दी है ब्रिटिश सरकार ने। अब अपन ये देखते हैं कि उनका विदेश जाना भी होता है। अब विद्यार्थियों, मैं जब आपको एक बात बताती हूँ तो हमेशा ये कहती हूँ, जैसे मान लीजिए अपन ने कभी जो भी अपन ने यदि इंडियन थॉट्स पढ़े, अपन ने भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़े, यदि अपन ने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा, राजा राम मोहन राय को पढ़ा, अपन ने नेहरू जी को पढ़ा, गांधी जी को पढ़ा, यदि अपन ने अन्य ऐसे विचारक को पढ़ा, अपन ने उनको पढ़ा, मानवतावादी जो विचारक हैं M.N. रॉय, उनको पढ़ा। तो मैंने एक बात आपको हमेशा कही है कि जब अपन एक देश में, अपन भारत में हैं, पर जब अपन दूसरे देश में गए, उन लोग वहाँ उन्होंने देखा स्वतंत्रता किसे कहते हैं, समानता किसे कहते हैं, जस्टिस क्या है, और एक खुले वातावरण में सांस लेने की प्रक्रिया क्या है, स्वतंत्रता जो है, उपनिवेशवाद कैसे बन गया भारत। तो इन सब चीज़ों की जो अपन व्यक्ति जब करता है उससे उनके विचार बनते हैं और वो अपने भारत में आकर के इस तरह का सुधार करते हैं। ये जो आपकी है रमाबाई द्वारा भी विदेश जाती हैं, वो अमेरिका भी जाती हैं, ब्रिटेन भी जाती हैं, वहाँ का वो अध्ययन करती हैं, देखती हैं, उस वातावरण में रहती हैं। तो उनको फिर अंतर समझ में आने लगता है कि भारत में रहते हुए और भारत के बाद वो जब वहाँ देखती हैं तो उन्हें लैंगिक भेदभाव कम दिखता है।
और उनको लगता है कि क्यों ना हमारे भारत में भी ऐसा होना चाहिए। जैसे उन्होंने लिखा है पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये उन्होंने मराठी में लिखी है, ये उन्होंने अपना वहाँ जाकर के लिखी है। उसके बाद से जैसे उनका एक बहुत फेमस बुक है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये उन्होंने 1887 में लिखी है। तो ये जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने फिर इन किताबों की रॉयल्टी के बेस पर उन्होंने अपना आर्थिक संसाधन जुटाए और वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गई, परंतु उनके कान में बहरापन था, इस वजह से उनको वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई के रिजेक्ट कर दिया गया। अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करके वो आती हैं और उनके इसी प्रयास से कि महिलाओं को डॉक्टर बनना चाहिए, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर हैं आनंदीबाई जोशी, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर। तो जो उन्होंने किताब लिखी द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन, वो उन्होंने आनंदीबाई जोशी को ही समर्पित करके लिखी थी। तो इस तरह उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी, जैसे उन्होंने लिखा है वॉइस टू इंग्लैंड, वो उन्होंने क्यों लिखी? जब वहाँ वो गई हैं, उन्होंने वहाँ के वातावरण को देखा है, उसके बाद उन्होंने इस तरह की अपनी रचना उन्होंने की है और उन्होंने अपने विचारों से तत्कालीन भारत की महिलाओं की स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। सफलता उतनी उन्हें हाथ नहीं लगी। विद्यार्थियों में बताना चाहूंगी कि जब विवेकानंद का धर्म सम्मेलन शिकागो में उनका भाषण चल रहा था 11 सितंबर 1893 को, तो उनके भाषण के बाद रमाबाई द्वारा उनसे कहा गया, वहाँ वो पहुंची अपने कुछ प्रशंसकों के साथ, उनके साथ, चूंकि वो लीडर थी, अपने सहायकों के साथ पहुंची, तो उन्होंने विवेकानंद जी से कहा कि यदि भारत में हिंदू धर्म इतना ही महान है तो वहाँ महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय क्यों है? उन्होंने ये प्रश्न उन्होंने वहाँ ऐसा किया। और दूसरी बात यह है कि जो रमाबाई अपनी जगह सही है, क्योंकि वो स्त्री के अधिकार के लिए बात कर रही है, और जो विवेकानंद जी हैं धर्म की तार्किकता के आधार पर वो अपनी बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उस समय भी भारत की महिलाओं के लिए लड़ने का प्रयास, मतलब सामाजिक परिस्थितियों को बदलने, इन दिस सेंस मैंने कहा, लड़ने का प्रयास किया। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में तो उन्होंने काम किया, जैसा कि मैंने अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव में कहा कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के लिए इन मीटिंग को अटेंड किया है। उस समय की 10 महिलाओं में पंडिता रमाबाई का नाम भी आता है। उन्होंने फिर स्थापना करी है 1887 में, रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना की है, ये तो उन्होंने विदेश में ही की है। और उसके बाद उन्होंने 1889 में शारदा सदन की स्थापना की है, 1898 में कृपा सदन की स्थापना की है। बच्चों में बताना चाहूँगी, अपने विवाह के 2-3 वर्ष बाद ही उनके पति का देहांत हो जाता है। उन्हीं के द्वारा जो उनका परिवार है, समाज है, उन्हें जैसा कि कहा जाता है तुम अपने पति को खा गई, इस तरह के शब्द बोले गए और उन पर ये जो विडोहुड था, विधवापन था, उन्हें बिल्कुल ओढ़ने का प्रयास किया गया, उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने कहा मैं ऐसा वातावरण नहीं, मैं तो भोग ही रही हूँ, मैं खुद भोगूंगी और जो महिलाएं हमारी भोग रही हैं उनको हम ये भोगने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने शारदा सदन, कृपा सदन, इस तरह की स्थापना की ताकि वो महिलाओं को उस परिस्थिति से निकाल सके। सोचिए बच्चों, कितना मुश्किल रहा होगा उनके द्वारा ये काम करना। वो तो ये काम कर ही रही थी कि फिर दक्षिण भारत में कहीं बहुत अकाल पड़ा है तो उन्होंने उस समय बैलगाड़ी में घूम घूम करके 400-500 लोगों के झुंड को इकट्ठा किया और इस तरह का तो इनका काम चल ही रहा था। इनके पास कई तरह की इस तरह के बच्चे थे, लड़कियां जिनको वो रखती थी छात्रावास में, तो उनकी जो सहायिका थी उन्होंने कहा भी आप इतने लोगों को लेके चल रही हैं अपने यहाँ, तो वही लड़कियों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। तो उन्होंने कहा था कि कम से कम उनको एक टाइम भोजन तो मिल रहा है, पर ये तो अकाल के कारण ये लोग तो बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। इतने लोगों को वो लेकर के फिर आ जाती हैं और किसी तरह वो अपना पूरी व्यवस्था करती हैं। तो अपन को ये सोचना चाहिए कि स्त्री विमर्श, आज हम टेबल कुर्सी में बैठ करके और ऐसे वातावरण में इस तरह की बात करते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमने उस विमर्श को प्राप्त करने का भी प्रयास किया है। अभी हमको लैंगिक समानता नहीं मिली है। पूरा विश्व में महिलाएं समान कार्य के लिए समान वेतन और कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न ना हो, इस तरह की बात ना हो, आज भी महिलाएं जद्दोजहद में लगी हुई हैं।
तो क्या ऐसा नहीं लगता कि भारत की प्रथम नारीवादी महिला पंडिता रमाबाई ने उस समय भी कितना उन महिलाओं को पितृसत्तात्मकता वातावरण में अपने को उन्होंने मतलब अपने कार्य को जीवंतता प्रदान करने के लिए क्या नहीं सहा होगा। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये था कि पंडिता रमाबाई संस्कृत के कक्षा 7 से लेकर के एनसीईआरटी का आप देखिए तो कक्षा 7-8 से लेकर के पूरा नेट सेट के और यूपीपीएससी एमपीपीएससी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सभी में हैं। परंतु हम भारतीयों की सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी कि हमें आज के दिन उनके 166वीं जयंती में हमें उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहिए, क्योंकि हम आज महिलाएं जो आनंदीबाई जोशी यदि पहली महिला डॉक्टर बनती है और उन्होंने उस समय रिकमेंड किया था कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए, तो यदि आज हम भारत में महिलाएं यदि अपनी शिक्षा के क्षेत्र में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सब लगन से लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं श्रेय पंडिता रमाबाई सरस्वती जी को जाता है। हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।